हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं पिछले एक साल के, और खास करके जो हमारा मई 2020 से स्टार्ट है। तो ये पहला पार्ट होगा। इससे पहले हम पॉलिटी के दो पार्ट्स देख चुके हैं और डिफेंस से रिलेटेड एक पार्ट देख चुके हैं। ठीक है। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड अभी दो पार्ट आएंगे, ये एक पार्ट होगा और इसके बाद एक पार्ट आपको आज ही मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो करंट अफेयर्स है इनको आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव पीटी के लिए इसको तैयार किया गया है। तो एटलीस्ट एक से दो बार आप इसको जरूर देखिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ डॉल्फिन्स के बारे में, और कुछ स्पीसीज हैं डॉल्फिन्स की जो इंडिया या फिर इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं यहाँ पर मिलती हैं। तो तीन तरीके की स्पीसीज यहाँ पर बताई गई हैं। एक गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, दूसरी इंडस डॉल्फिन होती है, और तीसरा इरावदी डॉल्फिन होती है। तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती हैं, एक चीज ये मान लीजिए कि जो तीनों की तरह इसके अलावा एक और टाइप है, मैं आपको बता दूं, हमबैक, जिसको हम इंडियन ओशियन हमबैक डॉल्फिन कहते हैं। ये चारों के चारों डॉल्फिन जो है ये इंडेंजर्ड है। ठीक है। ये इन चारों जो स्पीसीज है डॉल्फिन की, इसमें एक कॉमन चीज ये है कि ये चारों की चारों इंडेंजर्ड स्पीसीज है। गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो ये केवल फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मेनली ये पाया किस किस में ज्यादा है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और नेपाल की कुछ नदियां हैं जहां पर ये गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। तो अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, यहां पर गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है। ठीक है। तो अगर हम कंट्री की बात करते हैं कि कौन कौन से कंट्री में ये मिलता है, तो इंडिया हो गया, आपको नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, यहां पर ये मिलती है। ये इसेंशियली ब्लाइंड होती हैं। ठीक है, यानी कि इनकी आंखें होती हैं लेकिन फिर भी इनको दिखाई नहीं देता। तो फिर ये कैसे अपने सामने आने वाले जो ऑब्जेक्ट होती है उनको पहचानती है? इनकी बॉडी से अल्ट्रासोनिक रेज निकलती हैं। इनकी बॉडी से अल्ट्रासोनिक रेज निकलती है। ये अल्ट्रासोनिक रेज इनके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है उनसे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इनके पास आती है और इनके माइंड में एक इमेज बनता है। अगर इनके सामने कोई फिश है तो उस फिश से वो अल्ट्रासोनिक रेज टकरा के आती है और उसी शेप में इनके माइंड में एक शेप बनता है, जिससे इनको पता चलता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है और किस शेप का है, किस तरीके का है। ठीक है। तो इस तरीके से इनको पता चलता है। और आपको ये भी पता है कि गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये इंडिया का एक्वाटिक एनिमल इसको बनाया गया है। यहाँ पर एक और न्यूज, इसको हम बाद में भी देखेंगे, यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ आपको। इंडिया का पहला इंडिया का पहला गैंगेटिक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। वो बना है किसने? बिहार ने। कहां पर? भागलपुर में। ठीक है। इंडिया का पहला गैंगेटिक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी ये बनाया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, भागलपुर में बनाया गया है। खैर ये एक न्यूज है जो बाद में भी हम कवर करेंगे, इसमें ही देखेंगे। ठीक है। इंडस डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो इंडस डॉल्फिन, जैसा कि सभी डॉल्फिन इंडेंजर्ड है, यहाँ पर चारों जितनी बताई गई हैं। और इंडस डॉल्फिन मिलती कहां पर है? ये मिलती है ओनली इन लोअर पार्ट ऑफ इंडस, इन पाक एंड ब्यास रिवर। तो लोअर पार्ट ऑफ इंडस यानी कि जो इंडस का निचला पार्ट है जो पाकिस्तान में बहता है। ठीक है। इंडिया का जो पार्ट है वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में अपर पार्ट में आएगा। तो ये वहां पर नहीं बहता, हम इंडस रिवर की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में आपको मिलेंगी। और इंडिया में अगर बात करें तो ये व्यास रिवर में मिलती हैं, जो कि पंजाब वाला एरिया है। इस वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इनको अपने यहाँ एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि पंजाब स्टेट का ये एक्वेटिक एनिमल भी है इंडस डॉल्फिन। ये फंक्शनली ब्लाइंड है। ठीक है। और ये मडी वाटर में रहती है, तो इवोल्व हो चुकी है। फंक्शनली ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि इनकी आंखें तो है लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है इनका। मड वाटर में रहने की वजह से पहले इनको दिखाई देता था, जो इनिशियल टाइम में इंडस डॉल्फिन हुआ करती थी, इनको दिखाई देता था। लेकिन मड वाटर में रहते रहते धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट को इन्होंने अडेप्ट कर लिया और जिसके बाद इनको धीरे धीरे दिखाई देना बंद कर दिया। ठीक है। बट इनिशियली ये ब्लाइंड नहीं होती हैं। अब ये जो होती है ब्लाइंड होती है, क्योंकि अब ये समय के साथ उस इन्वायरमेंट को इन्होंने अडेप्ट कर लिया है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज, इंडेंजर्ड है, कहाँ पाई जाती है? मडी वाटर में ये मिलती है, फंक्शनली ब्लाइंड होती है और पंजाब के स्टेट एक्वेटिक एनिमल के तौर पे इनको डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इरावदी डॉल्फिन। इरावदी नदी आपको पता है ये म्यांमार में बहती है, तो यहाँ पर भी ये डॉल्फिन इंडेंजर्ड है। इरावदी के अलावे ये कौन कौन सी नदियों में मिलती हैं?
इरावदी के अलावा आपको गंगा नदी में भी ये मिलेंगी, चिल्का लेक में भी मिलेंगी और मेकोंग रिवर में भी मिलेंगी। मेकोंग रिवर जो कि आपको साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वहाँ पर बहती है। तो ध्यान रखिएगा, इरावदी डॉल्फिन इरावदी में तो मिलती ही है, इरावदी एक रिवर है। इसके अलावा गंगा, चिल्का लेक और मेकोंग रिवर में भी ये मिलती है और ये ब्रैकिश वाटर में रहती है। ब्रैकिश वाटर का मतलब ये हो गया कि जो कोस्टल रीजन जहाँ पर मेनली जो नदियाँ जाके सागर में मिलती हैं या समुद्र में मिलती हैं, यानी कि जहाँ पर फ्रेश वाटर का इनपुट होता है, तो ये कंप्लीटली फ्रेश वाटर में नहीं रहती है। ठीक है, ये ब्रैकिश यानी कि आप इसको सेमी सॉल्टी वाटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन। ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन नाम ही है इनका, तो इंडियन ओशियन में मिलती है। और इंडियन ओशियन में कहाँ, जैसे कि साउथ अफ्रीका वाला रीजन हो गया, मिडल ईस्ट वाला रीजन हो गया और वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया मतलब कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला वाला जो कोस्टल एरिया है, इधर वाला आपको ऐसे इधर वाला ये आपको इधर मिलेंगी इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन। ठीक है, ये नियर शोर वाटर मिलती है, यानी कि ये कोस्ट के पास में ही मिलती है, बहुत ज़्यादा कोस्ट से ये दूर नहीं मिलती जहाँ पर फ्रेश वाटर का इनपुट होता है, यानी कि नदियाँ जहाँ पर समुद्र में मिलती हैं ये उसी एरिया में मिलती है, कोस्ट के नज़दीक में। ठीक है, तो अगेन इट इज़ इंडेंजर्ड, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल आसान भी है याद रखने लायक, क्योंकि चारों के चारों डॉल्फिन इंडेंजर्ड है, तो ये इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। चलिए कुछ ट्राइब्स की बात करते हैं, कुछ ट्राइब्स यहाँ पर न्यूज़ में रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेरदुकपेन। शेरदुकपेन एक ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का। ये न्यूज़ में क्यों रहा, यहाँ पर शेरदुकपेन कम्युनिटी जो है या ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री आई हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि मूवी आई हुई थी। तो शेरदुकपेन कम्युनिटी इस वजह से न्यूज़ में रहती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के लास्ट हनी हंटिंग ग्रुप है। हनी हंटिंग मतलब जो मधुमक्खी की हंटिंग या शिकार करते हैं और उन पर उनसे हनी निकालना या वैक्स निकालना, इन सब हनी प्रोडक्ट्स के बेसिस पर इनका जो आजीविका होती है वो चलती है। तो ईपी का मतलब हुआ अरुणाचल प्रदेश, ये आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये बाय रिलीजन बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड सहरिया कम्युनिटी। तो सहरिया कम्युनिटी मेनली आपको मिलती है एमपी में, मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ पार्ट राजस्थान के भी है जहां पर ये मिलती है, लेकिन मोस्टली ये मध्य प्रदेश में मिलती है। ये पीवीटीजी ग्रुप में आती है। पीवीटीजी ग्रुप यू नो की एक क्लासिफिकेशन है ट्राइबल ग्रुप का। ये इनमें वैसे ट्राइब्स आते हैं जिनका पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गया है या जो एक्सटेंट होने वाले हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, तो ऐसे ग्रुप्स को पीवीटीजी के अंदर में क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ 75 लिखने का मतलब ये है कि अभी कुल पीवीटीजी ग्रुप का नंबर 75 है। ऐसा एक प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था, अगर मुझे सही याद है तो शायद 2019 में इस तरीके का एक पीवीटीजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था आपको प्रीलिम्स में। ठीक है, तो अभी 75 नंबर्स ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको पीवीटीजी के अंदर में रखा गया है। ब्रू कम्युनिटी और रियांग, ये ब्रू कम्युनिटी और ये रियांग जो है ये मेनली आपको मिजोरम के रहने वाले हैं, मिजोरम और मणिपुर, और इन दोनों में भी खास करके मिजोरम में इनका आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि 90s के टाइम पर वहाँ पर कुछ इथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये रियांग या ब्रू कम्युनिटी जो थी ये त्रिपुरा में भी ये चले आए वहाँ से, और त्रिपुरा में इन्होंने शेल्टर लिया। इसके न्यूज़ में रहने का रीज़न ये है कि यहाँ पर एक ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट किया गया है। ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, इन तीनों लोगों के बीच में किया गया है इन ब्रू या रियांग कम्युनिटी के रिहेबिलिटेशन के लिए। ठीक है, तो इसके तहत आपको त्रिपुरा में इनको ज़मीनें भी दी जाएंगी, वहाँ की जो जॉब्स वगैरह में भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा, तो यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की बात की गई, इस वजह से ये न्यूज़ में रहता है। तो मेनली ये कम्युनिटी कहाँ की है, मिजोरम की है, ज़्यादा पॉपुलेशन मिलता है, लेकिन मणिपुर में भी मिलते हैं, असम में भी मिलते हैं और त्रिपुरा में तो ये चले आए मिजोरम से। ठीक है, इनके कुछ डांस की बात करें तो माउ नाहोमा ये हार्वेस्टिंग डांस है। यू नो कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, यहाँ पर किस तरीके की हार्वेस्टिंग या किस तरीके की एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, जिसको हम स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो हार्वेस्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग मतलब काटने का जो समय होता है फसल को, तो उस समय यहाँ पर एक डांस परफॉर्म किया जाता है जिसको हम माई नाओमा कहते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर फोक डांस भी होता है, उस फोक डांस को कहते हैं होजागिरी। इस फोक डांस को त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में ये डांस परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, ब्रू या रियांग कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, ये फोक डांस है। रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजियस स्टेटस जो इनका ये हिंदू से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो है कतकारी। कतकारी कम्युनिटी जो कि मेनली आपको महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और ये भी आपको पीवीटीजी ग्रुप में आती है, जिस तरीके से सहरिया कम्युनिटी है।
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ आपको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या कुछ आइलैंड्स मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वजह से, कारण की वजह से ये न्यूज में रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। ये मिलता है असम में। ये न्यूज में क्यों रहा कि यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस एलिफेंट रिजर्व में कोल माइनिंग की परमिशन दे दी है। ठीक है, कोल माइनिंग की परमिशन दी है, और इस कोल माइनिंग परमिशन की वजह से यहाँ पर इकोलॉजिकल कंसर्न्स हो गए हैं, क्योंकि कोल माइनिंग होगी तो बहुत सारा एरिया साफ करना पड़ेगा एलिफेंट रिजर्व का। तो इस वजह से ये दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व ये न्यूज में रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ से कौन बिलोंग करता है, तो ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, दिहिंग पटकाई। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये तो नॉर्मल है और काफी फेमस है, बहुत लोगों को पता भी है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में मिलता है। इसके न्यूज में रहने का रीजन क्या है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो आपका पर्यटन पर्व होता है, ठीक है, पर्यटन पर्व इन्होंने एक स्कीम निकाला हुआ है। तो इस पर्यटन पर्व के अंदर देखो अपना देश, इस तरीके से एक इनका स्कीम है। तो ये देखो अपना देश, ये स्कीम जो था, इसके अंडर में इसका थीम जो था, थीम था डेस्टिनेशन, थीम इसका क्या था, डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा पर्यटन पर्व के अंदर में देखो अपना देश एक स्कीम है। इसके तहत जो थीम था इस साल का 2020 में, वो था डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व। इस वजह से ये टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा है। तो हमें जानना है कि ये राजस्थान में है, तो यहाँ पर बंगाल टाइगर्स आपको मिलते हैं। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क आपको पता है ये साउथ अंडमान में है। ये न्यूज में क्यों रहा, देखिए इसके न्यूज में रहने का रीजन था कि यहाँ पर एक पाम स्पीसीज होती है। ठीक है, एक पाम स्पीसीज होती है जो यहाँ की नेटिव है। ये केवल और केवल यही उगाई, मतलब होती है, उगाई जाती है। तो अभी फिलहाल इस पाम स्पीसीज को केरला में भी उगाया गया है। ठीक है, केरला में जो हम एक जियोलॉजिकल सेंटर है, वहां पर इस पाम स्पीसीज को उगाया गया है, और जो कि नेटिव है माउंट हैरियट नेशनल पार्क साउथ अंडमान का। तो इस वजह से ये न्यूज में रहता है। अब इससे ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अंडमान निकोबार में कुछ माउंटेन्स हैं, उनके बारे में आप जान लें, जैसे कि नॉर्थ अंडमान हुआ, या फिर आपका ग्रेट निकोबार हुआ, साउथ अंडमान हुआ। तो जैसे कि नॉर्थ अंडमान में एक माउंटेन पिक मिलता है जिसको हम कहते हैं सैडल, ग्रेट निकोबार में मिलता है थुइलर। ठीक है, साउथ अंडमान में मिल जाता है आपको माउंट हैरियट। तो अगर हम बात करें हाइट के अकॉर्डिंग से, तो ये सबसे बड़ा माउंटेन पिक है अंडमान निकोबार का, ये दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन पिक है, और माउंट हैरियट तीसरा सबसे बड़ा माउंटेन पिक है अंडमान निकोबार, जो कि साउथ अंडमान में मिलता है, और इसी के नाम पर या इसको माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी रखा गया है। तो खैर ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया, ये मिल जाएगा आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया वाली जो ज्योग्राफी है उसमें फर्स्ट चैप्टर इंडिया एंड लोकेशन में आपको ये तीनों माउंटेन्स के नाम मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सागर आइलैंड, घोरामारा आइलैंड एंड मौचुनी आइलैंड, ये न्यूज में क्यों रहते हैं। आपको पता है कि पिछले साल एक साइक्लोन आया था जिसको कहते हैं अम्फान साइक्लोन। तो अम्फान साइक्लोन की वजह से क्या था कि जो सबसे हार्ड हिट एरिया थे इंडिया के, वो कौन थे, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। इंडिया की अगर हम बात करें तो असम में भी इसका इन्फ्लुएंस था, लेकिन सबसे हार्ड हिट एरिया जो थे वो ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल थे। तो वेस्ट बंगाल में पड़ने वाली ये जो आइलैंड्स हैं, ये भी इस वजह से न्यूज में रहते हैं, सागर आइलैंड, घोरामारा आइलैंड एंड मौसुनी आइलैंड। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये काफी फेमस है, ये कर्नाटका में आपको पाया जाता है। अगेन कोल माइनिंग का इशू यहाँ पर भी है। उसी तरीके से गोवा में भी कोल माइनिंग का इशू है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो इसको याद रखने का बहुत सीधा सा एक ये कीवर्ड है अंधारी। तो जैसे कि मुंबई में अंधेरी मिलता है, तो आप उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि ये महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, तो तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। गिर नेशनल पार्क गुजरात, ये भी न्यूज में रहता है। न्यूज में मेरे लिए 2 साल पहले था, 2018 में क्या था कि करीब 20 से ज्यादा जो लॉयंस थे उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वजह से ये न्यूज में रहा। और आपको ये भी पता है कि जो एशियाटिक लॉयन होते हैं वो केवल और केवल गिर नेशनल पार्क के अलावे और उसके आसपास जो पड़ने वाले कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो सिर्फ वहीं पर मिलते हैं, गुजरात में। ठीक है, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार सुन लीजिएगा, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पढ़ रहे थे,
तो वही चीज़ है यहाँ पर कंटिन्यू हुई है कि इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, किसके लिए? गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया है? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो आपको पड़ता है कहाँ पर? भागलपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ रिवर्स के बारे में, यहाँ पर दी गई है, जैसे कि पुथीमारी रिवर। पुथीमारी रिवर अगेन ये क्या रहता है कि अम्फान साइक्लोन की वजह से न्यूज में रहा। अम्फान साइक्लोन की वजह से इस रिवर में काफ़ी हाई फ्लडिंग देखने को मिली है और सेडिमेंटेशन देखने को मिला है, इसकी वजह से ये न्यूज में रहा। कहाँ से निकलती है ये? असम से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो पुथीमारी रिवर याद रखना है। जोई भरेली रिवर ये कोई नई रिवर नहीं है, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में एक रिवर आके मिलती है नॉर्थ की साइड से जिसका नाम है कमेंग। आपने पढ़ा होगा अगर एनसीईआरटी भी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, तो उसमें भी आपको ये मैंने बताया हुआ है। तो ब्रह्मपुत्रा में मिलती है कमेंग। ये कमेंग जो है अरुणाचल प्रदेश से भी बहती है और असम से भी बहती है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कामेंग कहते हैं और असम में इसको जियो भरेली कहते हैं। तो रिवर एक ही है, बस अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम हो गया है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड जियो भरेली रिवर इन असम, और इसी को हम अरुणाचल प्रदेश में कामेंग रिवर के नाम से जानते हैं। कहाँ से निकलती है ये? साउथ तिब्बत के डिस्ट्रिक्ट तवांग से ये निकलती है। नेक्स्ट 14 नंबर, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये अरुणाचल प्रदेश में एक प्रपोज्ड, अभी बना नहीं है ये एक प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसके भी इकोलॉजिकल कंसर्न है, जिसकी वजह से न्यूज में रहा, क्योंकि यहाँ पर करीब 2 लाख जो ट्रीज है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बनाने के लिए इनको गिराना पड़ेगा। 2.5 लाख ट्रीज को खत्म करना पड़ेगा इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविस्ट है उन्होंने इसका विरोध किया है और ये न्यूज में रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। वैसे ये बहुत नया नहीं है, ये 2-3 साल पुराना न्यूज हो गया। ये आपको मिलता है तेलंगाना गोदावरी में, ठीक है। इसको तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि इसको नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए, स्टेटस दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो फंडिंग होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी की पूरी हो पाए, ठीक है। तो कैलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन जैसे लिफ्ट क्या मतलब होता है? लिफ्ट का मतलब जैसे नीचे की चीज को ऊपर की तरफ ले जाना, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे स्टेजेस बनाए जाएंगे जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो रिवर याद रखना है और स्टेट कहाँ पर है ये याद रखना है। चलिए कुछ टर्टल्स के बारे में जानते हैं जो हमेशा न्यूज में रहते हैं। सबसे पहले ऑलिव रिडली, उसके बाद साल फॉरेस्ट टर्टॉइस और उसके बाद ब्रैकिस वाटर टर्टल। सबसे पहले ऑलिव रिडली, ये वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। और ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं अरीबादा। अरीबादा का मतलब होता है मास नेस्टिंग। आप जैसे कि ये फोटो में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टर्टल्स एक साथ आते हैं बीचेस पर और वहां पर एक साथ मास नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इस मास नेस्टिंग ये जो परफॉर्म करते हैं उसको अरीबादा के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया में आपको ज्यादा मिलेंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट में, और इनमें भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको ऋषिकुलिया हो गया, फिर गहिर माथा हो गया, ठीक है। ये गहिर माथा ये बीचेस है, ये दोनों बीच है। तो पर्टिकुलर कौन सी स्टेट? उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, सॉरी हाँ आंध्र प्रदेश, और उसमें भी पर्टिकुलर जो ऋषिकुलिया बीच और गहिर माथा बीच है वो ज्यादा फेमस है, जहां पर ये अरीबादा परफॉर्म किया जाता है ऑलिव रिडली टर्टल्स के द्वारा। तो ठीक है, ये याद रखना है कि वनरेबल होते हैं, अरीबादा क्या होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं मेनली। साल फॉरेस्ट टर्टॉइज, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं। ये मिलते हैं आपको ईस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में भी ये मिलते हैं। ब्रैकिस वाटर टर्टल की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं और ये मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो ब्रैकिस वाटर टर्टल का मतलब वही होता है कि सेमी सॉल्ट वाटर या पर जहाँ पर नदियों का इनपुट होता है सीज में, तो कोस्ट के आसपास भी ये मिलते हैं। नेक्स्ट, लोकस्ट अटैक आपको सुनने को मिला था लॉकडाउन के समय पे, बहुत सारे लोकस्ट जिसको हम टिड्डे भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, इन्होंने काफी फसलों को बर्बाद किया हुआ था। पाकिस्तान से, ईरान पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में ये एंटर किए हुए थे। तो इनके बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके अकॉर्डिंग 3 तरीके के हॉट स्पॉट होते हैं लोकस्ट अटैक के, जहां पर लोकस्ट अटैक करते हैं। एक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, यानी कि साउथ अफ्रीका के आसपास वाला एरिया। एक है रेड सी एरिया और एक है साउथ ईस्ट एशिया।
तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कि जो साउथ अफ्रीका वाला टिप है वहाँ पर, रेड सी एरिया में जैसे कि आपको ओमान हो गया, ठीक है, येमेन हो गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया, तो ये वाला रीजन हो गया रेड सी एरिया के आसपास। साउथ वेस्ट एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पर ईरान हो गया, आपको पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया, जो इस रीजन में आपको पड़ेगा। तो 3 हॉट स्पॉट यहाँ पर बताए गए हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट अफेक्टेड हॉट स्पॉट है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला। इसमें यह भी बताया गया कि इंडिया में 4 तरीके की स्पीसीज मिलती हैं लोकस्ट की। एक है डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा मचाते हैं या खतरनाक होते हैं वो होते हैं डेजर्ट लोकस्ट, जो कि मेनली इंडिया में आपको जो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है ये उधर मिलते हैं। इनके 3 ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, यानी कि 3 सीजन जब इनकी ब्रीडिंग होती है, इनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। विंटर सीजन जो कि नवंबर से दिसंबर, स्प्रिंग सीजन जो कि जनवरी से जून, और समर सीजन जो कि जुलाई से अक्टूबर तक ये होता है। अब इसमें हम बात करें कि इंडिया में कौन सा ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इंडिया में जो समर सीजन होता है जुलाई से अक्टूबर वाला, केवल यही एक ब्रीडिंग सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड 3 सीजन हो गए, लेकिन इंडिया में इंडिया हैज ओनली दिस, ध्यान रखिएगा, ओनली लिखा हुआ है। तो इंडिया में जो ब्रीडिंग होती है वो केवल केवल समर वाले इनके सीजन में होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इसके कंट्रोल के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, जो लोकस्ट अटैक या लोकस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहीं वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनल लेवल पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स देखे पार्ट 1 में। इसके बाद पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक इसको देखिए, 1-2 बार देखिए, याद हो जाएगा। मेनली रिवीजन है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।